ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूं विवेक सिंह। जिस तरह लगातार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और देखा जाए तो 2 चरण चुनाव के हो भी चुके हैं। तीसरा चरण 20 तारीख को है, चौथा चरण 23 तारीख को है। आज हम आए हुए हैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के बिंदकी तहसील पर, जहां से लगातार देखा जा रहा है चुनाव हर पार्टियां लड़ने के लिए अपने प्रत्याशी उतारे हुए। लगातार हर प्रत्याशी अपनी जी जान से मेहनत भी कर रहा है। वहीं देश बचाओ पार्टी के पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे महेंद्र पाल केवट जी हैं, क्योंकि देश बचाओ पार्टी जो है पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और पहली बार अपना प्रत्याशी भी उतारा है। देखने वाली बात यह है कि किस तरह महेंद्र केवट जनता तक पहुंचते हैं, क्योंकि उसके सामने बसपा के प्रत्याशी सुशील पटेल हैं, आपके भाजपा से प्रत्याशी बड़े दिग्गज प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से भी प्रत्याशी हैं। क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों के सामने तब छोटी पार्टियों के प्रत्याशी जाते हैं तो किस तरह, क्योंकि देखा जाए तो जनता सिर्फ बड़े पार्टियों को ही जानती है, नए प्रत्याशी होते हैं उनका चेहरा नहीं जानती है, तो जनता सिर्फ भरोसा देती है। बाकी हमारे जो प्रत्याशी हैं देखा जाए तो जनता तक पहुंच भी रहे हैं। महेंद्र पाल किस तरह जनता तक पहुंचेंगे, क्योंकि देश बचाओ पार्टी लगातार विधानसभा में जी जान से मेहनत भी कर रही है। देखने वाली बात यह है कि अब किस तरह जनता तक पहुँचेंगे। सीधा बात करते हैं महेंद्र पाल जी से, किस तरह जनता तक पहुँचेंगे और किस तरह नहीं। सर परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम महेंद्र पाल केवट और मैं ग्राम कटिलिया दरोटा लालपुर ज़िला फतेहपुर का रहने वाला हूं और मेरा खुद का छोटा सा व्यवसाय है जो मैं प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं। तो इस तरह से मैं अपना गुजारा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आगे की रणनीति तैयार कैसे करूंगा ये आपको मैं बताना चाहता हूं। महेंद्र पाल जी, लगातार विधानसभा चुनाव आ गया, चल ही रहा है, 2 चरण हो भी चुके हैं। अब तीसरा चरण 20 तारीख को, चौथा चरण और आपका 23 तारीख को है। उसके नज़र से देखा जाए तो किस तरह आप बिंदकी तहसील जो 239 है, क्योंकि आपके सामने बड़े बीएसपी से दिग्गज नेता, भाजपा से दिग्गज नेता जय कुमार जैसे ने कि सुशील उत्तम जैसे बड़े नेता आपके सामने होंगे, किस तरह देखते हैं आप अपनी नज़र से? जी, जो आपने एक बात कही कि बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, आपकी सही बात है। वह लोग दिग्गज पार्टी से हो सकते हैं, वह लोग दिग्गज धन से हो सकते हैं, लेकिन अगर वह लोग वास्तव में दिग्गज हैं सेवा भाव से या देशभक्ति भाव से तो बताएं। हम और हमारी पार्टी दो दिग्गज है तो विचारों से और दिग्गज है तो देशभक्ति से, सेवा भाव से। कोई है तो बताएं। तो आप किस तरह देखें, क्योंकि जनता की बात, जनता सिर्फ बड़े नेताओं को ही जानती है। तो देश बचाओ पार्टी ने जिस तरह आप पर भरोसा जताया है और आपको टिकट भी दिया है, तो आप किस तरह जनता तक पहुंचेंगे? जी देखिए, जनता तक पहुंचने के लिए हम मार्केट में, बाज़ारों में, छोटा बाज़ार हो या बड़ा बाज़ार, जहां जो मिल जाता है हम उसी के साथ अपना परिचय देते हैं, अपना कार्ड देते हैं, हमारा जो भी चुनाव चिन्ह है वो देते हैं और पार्टी की विचारधारा से अवगत कराते हैं, आगे बढ़ते हैं। रास्ते में, खेत खलिहान में, छोटे बड़े बाज़ार में, जहां जो मिल जाता है वहीं उनसे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने एक बात बोली कि हम पार्टी की विचारधाराओं से, तो पार्टी की जो विचारधाराएं हैं किस तरह जनता और प्रमुख विचारधाराएं पार्टी की आपकी क्या हैं, वो भी जनता तक किस तरह पहुंचाएंगे? जी, पार्टी की जो प्रमुख विचारधारा है कि देश को अगर सशक्त बनाना है, प्रगतिशील बनाना है और आर्थिक रूप से मजबूत करना है, तो आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो पेंशनें हैं, 2 पेंशनें लेते हैं, उन पेंशनों को तत्काल बंद करना चाहिए। अगर कोई भी दिग्गज नेता, दिग्गज पार्टी अपने को दिग्गज मानता है तो उनसे महेंद्र केवट और देश बचाओ पार्टी ये निवेदन करती है, जैसे माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, माननीय अखिलेश जी, माननीय जितने भी माननीय हैं, वह अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कहकर यह बिल तत्काल पास करवाएं कि सारे नेताओं की पेंशन तत्काल बंद की जाती है, जिससे विदेशी बैंकों का जो कर्ज है भारत पर वह कम होने की शुरुआत हो सके। आप बोले विदेशी की कर्ज की बात कर रहे हैं, मगर वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो, बोलती है हमारा देश तो विकसित हो रहा है, कर्ज कुछ नहीं है। सिर्फ बोलने की बात अलग है, अगर वास्तविकता है तो आंकड़े देखें, सरकारी आंकड़े जारी करें, सरकार ने ही किए हैं, ये सबको पता है। क्योंकि हम बात को लंबा ना करके शॉर्टकट में बात करेंगे कि अगर उनके अंदर देशभक्ति है
दिग्गज हैं तो सबसे बड़ा दिग्गज देश को यह है कि वह अपनी पेंशनें छोड़ने का ऐलान करें। बस इससे बड़ा दिग्गज, इससे बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता है। तो क्या इस द्वारा ही संदेश देना चाहते हैं? जी, हमने स्वयं शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जारी किया है कि जनता ने अगर साथ दिया तो हम अपनी पेंशन सरकार खाते में देश हित में त्याग देंगे और अपना इलाज सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों में करवाएंगे, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, जिससे स्कूल और अस्पतालों की हालत सही हो सके, जिनकी आवश्यकता गरीब किसान मजदूर जनता को होती है। तो क्या लगता है जो आपको जो ऐलान किया, घोषणा किया है, या आपके द्वारा या फिर पार्टी के अन्य प्रत्याशियों को भी इस तरह का घोषणा पत्र जारी करना चाहिए? जी, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जितेंद्र पवार जी हैं, उन्होंने मेरे शपथ पत्र को सपोर्ट देते हुए तमाम पार्टियों को यह ट्वीट किया है कि देश बचाओ पार्टी से जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, चुनाव से पहले उसे इस आशय का शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वह पेंशन नहीं लेगा, और इस बात का उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। तो क्या लगता है कि जो पार्टी में अगर प्रत्याशी आता है तो क्या आप जो पार्टी की घोषणा है उसमें मंथन करेगा, उसका जो भी चीज़ें होंगी? जी, जो व्यक्ति वास्तव में देश के अंदर राजनीति में देशभक्ति के हिसाब से और सेवा भाव से आना चाहता है, वह निश्चिंत पहले शपथ पत्र देगा कि मेरा पेंशन नहीं लूँगा, उसके बाद ही उसको टिकट मिलेगा। बात ये देखा जाए कि देखो 239 बेंत की विधानसभा एक बड़ी विधानसभा जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बसपा भी अपना सपा भी रहा, इसके बाद मदन गोपाल वर्मा बहुत दिनों तक अपना राज चलाया। आप किसने देखे? क्योंकि आपके सामने बीजेपी से जय कुमार जैकी भी है, पीएसपी से सुनील उत्तम भी है, और बहुत सारे सपा से भी हैं। तो आप किस तरह देखते हैं कि उनका जो होगा कैसा क्या बोलते हैं संघर्ष के सामने कैसे सामना करेंगे? जी देखिए, संघर्ष की बात है और दिग्गज की बात है तो वह उनकी विचारधारा में दिग्गज हो सकते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में दिग्गज हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर वास्तव में देश हित और जनहित की, क्षेत्रीय जनता की सेवा भावना में अगर वो दिग्गज हैं तो निश्चिंत जनता उनको चुनेगी और वह विजयी होंगे। तो क्या आपका किसी पार्टी के समर्थन पे रहेंगे या फिर अपनी पार्टी को पूर्णतः अकेले ही चुनाव लड़ने पे? जी, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है। मैं प्रत्याशी हूँ, मेरा सिर्फ इतना दायित्व है कि मैं जनता तक कितना पहुँच पाऊँ और कितनी तरह से जनता की समस्याओं को समझकर उनकी समस्याओं का हल करने का आगे का विचारधारा बना। 2022 तक ही है या फिर 2024 में इसका आपने पार्टी को लाने का मकसद समझा या पार्टी का विस्तार माना जाए, किस तरह? जी, अभी तो हमने शुरुआत किया है। 2022 में जितने भी इलेक्शन होंगे और मैं योग्य हुआ, मेरे पास धन है या नहीं है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी एक सोच है कि जब तक हम बीज बोएंगे नहीं तब तक वो उगेगा नहीं, और मैं अपने माध्यम से कम खर्चे में कम धन में भी यह पूरे विधानसभा ही नहीं पूरे देश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि वह लोग बढ़ चढ़ कर चुनावी मैदान में हिस्सा लें, अपनी हाजिरी दें, कम से कम पर्चा ही दाखिल करें, जिससे जो दिग्गज लोग हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, धनाढ़ लोग हैं, उनको यह संदेश जाए कि अब तो भैया गरीब किसान मजदूर लोग भी जागरूक हो गए, वह भी सत्ता में आएंगे तभी देश का बदलाव होगा। तो क्या लगता है कि जो गरीब तबके का लोग है, जिस तरह प्रदेश सरकार 5 किलो अनाज केंद्र सरकार द्वारा बोला दिया जा रहा है, क्या ये सही है जनता के हित में? इससे तो जनता को क्या लगता है? जी देखिए, जो वास्तव में उसके हकदार हैं, जिनको ज़रूरत है, अगर उन तक पहुँचे तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं उसको भी जो दिया जा रहा है फ्री में सुविधाएं, कोई लैपटॉप की बात कर रहा है, कोई साइकिल की बात कर रहा है, कोई दाल चावल दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई नमक दे रहा है, जो भी पार्टियां, जो भी नेता दिखाकर, घोषणा करके या छुपके जनता को फ्री में दे रहा है, वह जनता को बेवकूफ़ बनाकर, लालच देकर कुर्सी हथियाने की सोच रहा है, और कुर्सी में बैठने के बाद जितना खर्चा किया है उससे 1000 गुना ज़्यादा निकालेगा। और दूसरी बात यह है कि जनता को समझना होगा कि जो व्यक्ति, जो पार्टी करोड़ों में टिकट बेचती है और कई करोड़ों वह प्रत्याशी अपने चुनाव में खर्चा करता है, तो जनता समझे कि वह पहले खुद का विकास करेगा,
प्रदेश का विकास करेगा, जनता का विकास करेगा। यह जनता को सोचना है। तो आपका सीधा सीधा कहना है कि जो सरकार आएगी पहले अपना पेट भरेगी, बाद में उसको जनता का देखेगी। आपका सीधा यही कहने का मकसद? जी, जो भी सरकार बनेगी तो जो फ्री की घोषणाएं हैं या तो लॉलीपॉप हैं और या फिर उनके सहारे कुर्सी में बैठकर उससे 1000 गुना जेब में भरने का काम किया जाएगा। लोकार्पण भी किया गया था कुछ दिन पहले। सरकार बीजेपी ने बोला कि जितना हमने काम किया इससे पहले किसी सरकार ने काम नहीं किया। क्या लगता है उत्तर प्रदेश जो राजनीति है उस राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसा है कि सरकार बोल रहे हमने इतना विकास किया। अगर सरकार ने विकास किया है तो सोशल मीडिया में वायरल होता है कि उस गांव से या एक्स गांव से फलाने गांव से बीजेपी के विधायक या किसी पार्टी के विधायक खदेड़े गए। अगर विकास किया है तो क्यों खदेड़े जा रहे हैं? ये जनता जानती है और पार्टी के लोग स्वयं जानते हैं। तो बीजेपी बोलती है ऐसा कुछ नहीं, ये तो सोशल मीडिया में जो अफवाह फैलाई जाती है पार्टी को बदनाम करने के लिए। देखिए, अब ये भी वही अफवाह फैला रहे हैं। इसमें मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप और जो जनता है वो वास्तविकता जनता को पता है। तो क्या लगता है केंद्रीय जो आपका पार्टी है, क्या कोई केंद्रीय लेवल का नेता आपका समर्थन करने के लिए आया है या फिर आप अकेले ही चुनाव प्रचार पे अपनी दमसम लगा रखा है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी एक ही सोच है, एक आगे चला भीड़ पीछे चली, एक दीपक जलाता है दीपावली, अंधेरों में एक चिराग ही काफ़ी है। तो गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए महेंद्र केवट ने ठाना है और इसलिए अकेले ही चलने का ठाना है। तो क्या आपके इस प्रचार प्रसार में केंद्रीय कार्यालय से केंद्रीय नेता कोई आपके बीच आया है या फिर? जी, इस प्रचार प्रसार में जिस तरह का हमने काम किया तो हमारे पार्टी के केंद्रीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय वीरू यादव जी बिनकी विधानसभा में हमारे प्रचार प्रसार में पधारे हुए हैं और पटना से हमारे दूसरे मित्र पधारे हुए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है इसमें आपका जो समर्थन में, जैसे बोला कि राष्ट्रीय महासचिव वीरू यादव आपके बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए, तो किस तरह देखते हैं कि आपका सहयोग से, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, 23 को आपका चुनाव है? जी, यह तो एक शुरुआत है। अब जनता हमें कितना समर्थन देती है, कितना हमें वोट मिलता है, या हो सकता है जनता सब भूल के बिल्कुल झंडा ऊंचा कर दे। यह तो जनता की मर्जी है। अब यह 10 मार्च को शाम को ही अवगत होगा, सबको ज्ञात होगा कि हमने किस तरह से काम किया अकेले रहकर भी। तो क्या लगता है आप जो बड़े नहीं है वो लोग खुद समझ जाएंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। क्योंकि देखा जाए तो निषाद को समाज वोट बैंक की बात की जाए तो संजय निषाद एक बड़े नेता हैं, समाज की हमेशा लड़ाई लड़ने वाले, और उसी बीच में देखा बेंदकी से देखा जाए तो आपने भी अपना निषादों के बीच पहुंचने का काम किया। तो क्या 2024 में इसका असर दिखेगा देश बचाओ पार्टी में? जी, जहाँ तक जातिगत बात है तो मैं जातिगत बात पे भरोसा कम रखता हूँ। वह लोगों की गलत सोच है कि हमारे जाति के ज़्यादा लोग हैं उस विधानसभा में, एक्स विधानसभा में लोग वहाँ जाते हैं। अगर वास्तव में मैं जातिगत तरीके से लड़ाई लड़ना चाहता तो मुझे जहानाबाद विधानसभा में जाना चाहिए था, जहाँ पर 60,000 के आसपास निषाद है, या फिर मुझे अयासा में या फिर तिंदवारी विधानसभा जाना चाहिए, जहाँ की राजनीति सिर्फ और सिर्फ निषाद ही तय करते हैं। मुझे ज्ञात है कि बिंदकी विधानसभा में लगभग 28 से 30,000 के आसपास वोटर है। उसके बाद भी मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैं जातिगत पर भरोसा ना करके एक पिछड़े वर्ग, निचले तबके के लोग जो किसान, गरीब, मजदूर हैं, मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए आया। तो क्या लगता है कि अब जो चुनाव है इस साल का, क्योंकि राजनीति की बात कीजिए महेंद्रपाल जी, तो आपने जो राजनीति को चुना है तो आप मेन मुद्दा, मेन मकसद राजनीति में आने क्या रहा? क्योंकि आपकी जो पढ़ाई भी आपने बोला कि मध्य प्रदेश में हुई है, तो वहाँ के रहने का और यहाँ पे रहने का बड़ा अंतर होता है। जी, मेरी प्राइमरी जो पढ़ाई है यूपी से हुई, सेकेंडरी मध्य प्रदेश से, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा मध्य प्रदेश से किया है। और जो राजनीति में आने का कारण है कि राजनीति, जो समस्याएं हैं वो राजनीति से खड़ी होती हैं और समस्याओं का हल भी राजनीति से ही निकल कर आता है।
और हर सफलता, हर समस्या का समाधान राजनीति ही एक कुंजी है। अगर हम समाज के लिए, देश के लिए, स्वयं के लिए, युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो राजनीति ही एक चाबी है जिसका ताला अगर खोले पा गए तो आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। बड़े बड़े नेता आते हैं, जब बड़े बड़े वादे भी करते हैं, ऐसे तो कुछ हवाई बात नहीं हो सकती। सर, वादे करना अलग बात है, वो वादे करके और आप स्वार्थ की बात करते हैं। हम स्वार्थ की बात नहीं करते हैं। अगर जनता वास्तव में चाहती है और झंडा ऊंचा किया तो मैं तो अपनी आधी सैलरी भी सरकार खाते में त्यागने को तैयार हूं। अगर कोई है देशभक्ति तो आकर दिखाए देशभक्ति। हमारे सामने हमसे बड़ा, देश बचाओ पार्टी से बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता है। पेंशन सरकार पे देश हित में रखूँगा, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा, अपनी शिक्षा जो परिवार से होगा मैं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाऊँ, तो ये तो हर नेताओं को भी करना चाहिए ना। जी, इसी उद्देश्य से किया है कि हो सकता है देश बचाओ पार्टी के एक प्रत्याशी को देखकर वह लोग भी यह रुख अपनाएं जिससे किसी को अनावश्यक दबाव डालने की ज़रूरत ना पड़े कि भैया आप पेंशन छोड़ो। और मेरा प्रयास है कि जनता यह नारा जरूर लगाएगी एक दिन 2027 में और 2024 में कि पेंशन छोड़ने का शपथ पत्र नहीं तो वोट नहीं। मेरा यही प्रयास है और देखना यही नहीं, पूरे देश से एक दिन आवाज़ आएगी कि पेंशन छोड़ने का, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का और सरकारी अस्पतालों में खुद का इलाज करवाने का शपथ पत्र नहीं तो जनता बोलेगी आपको वोट नहीं। तो आज 2239 बिंदकी में कुछ दिन बचा है चुनाव को, तो आप आखिरी चरण में कुल मिलाकर आपका प्रचार प्रसार भी चल रहा है। इस तरह केंद्रीय कार्यालय से आपके राष्ट्रीय महासचिव भी आए हैं, तो आप जनता तक किस तरह पहुंच रहे हैं और क्योंकि कम समय पे आप जनता तक कैसे पहुंचेंगे? जी, हमने जहां पर प्रारंभिक प्रचार प्रसार किया, अपना संदेश पहुंचाया, पम्पलेट, बैनर, पोस्टर के माध्यम से, उनमें भी हमने यही लिखा है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया से अश्लीलता बंद हो। कारण है कि आजकल लगभग 70% घरों में, गाँव में भी एंड्रॉयड फ़ोन है और बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए कोई चीज़ सर्च करते हैं तो बीच में गंदी संदी फ़ोटो वीडियो आ जाती है। उससे बच्चों के दिमाग में जो एक्टिविटी होती है उससे क्या भविष्य बनेगा देश का। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर देश को बढ़ाना चाहते हैं, देश का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो देश का भविष्य है हमारे बच्चे। तो उनकी मानसिकता को सुदृढ़ रखने के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया से जितने भी अश्लीलता के कंटेंट्स हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद करने और उसका बिल पास करना चाहिए। आपने बात की, मगर अब तो ऑनलाइन क्लासेस सरकार ने भी लागू कर रखी। कोरोना काल में एक बहुत बड़ी महामारी जो चली, उस महामारी में बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन ही चली, तो इसको किस तरह देखते हैं? जी, ऑनलाइन क्लासेस पैसे वालों के लिए हो सकती हैं जिनके पास एंड्रॉयड है। जिन गरीब किसान के पास एक कीपैड वाला फ़ोन भी नहीं है, उनके लिए केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने क्या व्यवस्था की, ये उनको जवाब देना है। जनता तक पहुँचेंगी या फिर अन्य नेताओं के बीच में भी आपकी बातों का जिक्र होगा या आपकी बातों को गौर किया जाएगा, आपकी जो घोषणाएं हैं वो जनता तक पहुँच जाएंगी? जी, हमने तो बिंदकी विधानसभा में घर घर तक लगभग 1.5 लाख पम्पलेट के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। हमने जितने भी पोस्टर लगाए हैं गांव में, खंभों में, रोड में और बैनर लगाए हैं, लगभग सभी में यह संदेश लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में कि सोशल मीडिया से अश्लीलता बंद हो और देश हित में नेताओं की पेंशन बंद हो।